हेलो दोस्तों, आज है हमारा हिंदी पाठ के वन यानी कि पार्ट 1 पढ़ रहे हैं संप्रेषण के बारे में। इसका लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2, और इसमें हम देखेंगे संप्रेषण का महत्व। यह वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए डेडिकेटेड है जो छात्र बुक को नहीं पढ़े, जिनका कंसेप्ट कमज़ोर है, तो ये देखकर जो है अपना मजबूती कर सकते हैं। संप्रेषण से आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि कुछ भी लिख देने से होगा। उसकी भाषा, उसके लिखने का जो एक तरीका होता है वो आप लोगों को समझ होनी चाहिए। किस शब्द का प्रयोग करना है, लचीले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए आप पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आप लोगों का जो है शब्द भी मजबूत होगा, लैंग्वेज भाषा पर पकड़ होगी और समझ में भी आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो संप्रेषण का मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। कभी किसी प्रश्न का उत्तर देता है, कभी किसी से प्रश्न पूछता है, या कभी कोई सूचना दूसरों तक पहुंचाता है, और यह कार्य संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के प्रयोजन को जानना आवश्यक है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संप्रेषण कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। व्यक्तिगत ज़रूरत, हम सब की कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं और उनका पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि से संबंधित हमारी बहुत सी ज़रूरतें होती है जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए संप्रेषण नितांत जरूरी है। बिना बातचीत के हम यह व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होती है। उदाहरण के लिए एक माँ का अपने बच्चे को प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना, या बच्चों को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं। सूचना मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रह का होता है, और यह कार्य बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है जो संप्रेषण से ही संभव है। आपस में बातचीत, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तभी संप्रेषण संपन्न होता है। गप संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को, दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, और यह सब संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। और 5वां है आग्रह। इस प्रकार के संप्रेषण विज्ञापनों को देखने को मिलता है। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया ही जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, और विज्ञापन इस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेता है। और 6ठा है हमारा मनोरंजन। 2 मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मनोरंजन मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक ढर्रे पर जीवन चलता है तो उसमें निरसता आ जाती है। उस निरसता को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल होता है, और इस कारण से भी संप्रेषण जरूरी है। इस प्रकार हम देखें तो मानव जीवन की जरूरत संप्रेषण से ही पूरी होती है। इस प्रकार संप्रेषण की बहुत ही महत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का ध्यान होना आवश्यक है।
तो आप हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से हम नोट्स बना सकते हैं। कैसे नोट्स बना सकते हैं? जैसे कि यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ देगा कि अच्छा आप बताइए, ये क्वेश्चन ही बनाते हैं कि आप बताइए संप्रेषण का महत्व कौन कौन से है। तो यहाँ से क्वेश्चन पर बन जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि संप्रेषण के निम्नलिखित महत्व है, जैसे व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, तीसरा सूचना, चौथा आपस में बातचीत, पांचवा आग्रह और छठा मनोरंजन। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा दे सकता है। नोट्स भी यहीं से बनते हैं कि हम नोट्स बना लेते हैं अपने छोटे छोटे वर्ड में लेकर, तो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो ये बना सकता है कि बताइए कि संप्रेषण प्रक्रिया के 5 बातों को लिखे। तो आप लोग 5 बातों को अब देखिए, हम ध्यान से बुक को पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो उठते हैं यहीं बुक से ही उठेंगे, यहीं से कहीं से क्वेश्चन जो है वो बनाकर डालते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक भी करें। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आप लोग, और कुछ नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है एक बार आप बुक पढ़ें या सुने, जैसे भी करें। जो बुक नहीं पढ़ पाते हैं मैं उनको इस वीडियो में सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा। एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बुक आराम से देखिए, आराम से पढ़िए। जब एग्ज़ाम होगा आप लोग आराम से लिख सकते हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स कुछ नहीं, नोट्स अपने से ही बनाइए, बुक से बनाइए, क्योंकि अपना लिखा हुआ वर्ड से, अपने लिखे हुए शब्दों से नंबर अधिक आते हैं, दूसरे के देखा हुआ नहीं रहता। इसलिए नोट्स दूसरा का मत लीजिए, अपना नोट्स खुद का बनाइए, नहीं तो सिर्फ बुक पढ़ लीजिए, आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, माध्यम यानी संदेश भेजने का माध्यम, और चौथा है संदेश जो सूचना श्रोता को देनी है, और 5वां है रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होना। इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रोता की होती है। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। श्रोता के बाद माध्यम की, जिसके जरिए संदेश को वक्ता श्रोता तक भेजता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने मित्र को मोबाइल से संदेश भेजा कि रमेश कल तुम्हारी उपस्थिति ऑफिस में अनिवार्य है, तुम समय से आ जाना। ऐसे में अगर आपका मित्र अपने इनबॉक्स को यदि महीनों खोलता ही नहीं तो आपका संदेश भेजना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस माध्यम का चुनाव किया था वह आपके संदेश को पहुंचने में सफल नहीं हुआ। वक्ता और श्रोता दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता जरूरी है, और यह तभी संभव है जब श्रोता सुनने के साथ साथ समझता भी हो। वक्ता का संदेश श्रोता तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे वक्ता कहना चाहता है, तभी संप्रेषण सफल होगा। संप्रेषण की यह सफलता पूरी तरह माध्यम पर निर्भर करती है। तो यहाँ तक हमारा जो है पढ़ लिया। अब हम अगले पैराग्राफ पर जाते हैं। अगला पैराग्राफ 2 मिनट। माध्यम के बाद जो भाषा की भूमिका आती है, माध्यम के बाद किसकी भूमिका? भाषा की भूमिका आती है, क्योंकि संदेश किसी न किसी भाषा में ही होता है। अतः सफल संप्रेषण के लिए वक्ता और श्रोता की भाषा एक होनी चाहिए। इसके अलावा सफल संप्रेषण में भाषाई दक्षता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वक्ता को काल, परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार उचित भाषा का उपयोग करना चाहिए। विचारों को क्रम के अनुसार व्यक्त करना चाहिए। उचित शब्दों, भाव, भंगिमा के साथ बलाघात यानी उचित लहजा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो 2 तरह से संदेश ग्रहण करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं। दूसरा जो अप्रत्यक्षता रूप से सामने वाला हमें संदेश भेज रहा होता है, जैसे बोलने वाले का लहजा, उसके शब्द, उसके चेहरे की भाव, और प्रत्यक्ष संदेश पर हमेशा भारी होता है, क्योंकि सूचना का ग्रहण करने के बाद श्रोता प्रत्यक्ष संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर गए हैं तो मेजबान बिना आपकी तरफ देखे, बिना मुस्कुराए, भावहीन चेहरा लेकर यदि आपसे भोजन करने को कहता है
तो आप समझ जाएंगे कि मेजबान भोजन कराना नहीं चाहता, औपचारिकता बस पूछ रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक पैराग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रेफेस। बहुत अच्छी बात लिख रहा है संप्रेषण के बारे में कि आप लोग भाव भंगिमा से भी संप्रेषण को समझ सकते हैं। तो अब हमारा है कि इस प्रकार वक्ता को अभीष्ट परिणाम के लिए शब्द, वाक्य, हाव भाव के साथ अपने लहजे पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण को सफल बनाने के लिए मुहावरे एवं कहावतों का भी यथोचित प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण को समझते हुए उसका प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो सफल जीवन का आधार ही सफल संप्रेषण है। यह संसार बातों से ही चलता है। इंसान की सुंदरता उसके बातों से ही झलकती है। पैसों से हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन बातों से प्रेम, सम्मान, यश और कीर्ति कमा सकते हैं। वक्ता की वाणी में वह जादू होता है जो चाहे तो महाभारत करा दे और चाहे तो किसी के क्रोध को पानी पानी कर दे। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ था, फिर भी अधिकांश लोग महाभारत के होने के कारण के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। दुर्योधन बाल्यावस्था से क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था, पर उसके इस क्रोध रूपी ज्वाला में द्रौपदी के संवाद ने घी का काम किया। द्रौपदी का यह कथन, अंधे पिता का पुत्र अंधा, और उसके साथ ही द्रौपदी का उपहास करते हुए हंसना, यही कारण है कि महाभारत के लिए द्रौपदी को महाभारत का कारण यह संसार समझता है। इसलिए कबीर दास जी कहे हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, जो कि आप लोग एक सुंदर संप्रेषण रखना चाहिए और कमेंट भी सुंदर संप्रेषण में ही करना चाहिए, नहीं तो उपहास के आप पात्र बनेंगे और कुछ नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि हम उसी से जुड़ते हैं, उसी की बात सुनते हैं, उसी के विचार को समझते हैं, जिसके बोलने का तरीका, प्रेम को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरलता, सुगमता, शालीनता और प्रेम से भरा होता है। इसलिए संप्रेषण करते समय वक्ता इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समग्रतः सफल एवं प्रभावी संप्रेषण के लिए विद्वानों ने 7C का सिद्धांत रखा है, जिसके बिंदु है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, विषय वस्तु, कंटेंट, स्पष्टता, क्लैरिटी, निरंतरता एवं एकमतता, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ये हमारे यहाँ तक का जो हो गया। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। तो चलिए पढ़ते हैं। एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार रोता है तो उसका रोना ही उसके परिवार के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। उसके बाद उसके प्रत्येक क्षण यह संप्रेषण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। संप्रेषण की यह प्रक्रिया सबसे पहले ध्वनि से, फिर शब्दों से, फिर वाक्यों के जरिए संवेदनाओं आदि के माध्यम से होती रहती है। इस तरह हम संप्रेषण में अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ और पैर और अपने शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग करते हैं। अब संप्रेषण को हम यदि संपर्क के लिए एक तरह का संवाद यानी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कहे तो गलत नहीं होगा। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। समस्त मानवीय व्यवहार या मानवीय क्रियाकलाप संप्रेषण ही तो है, और यह मानवीय व्यवहार संप्रेषण होने के साथ साथ
प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का सोचना समझना, उसकी संवेदनाएं और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों को जानना आवश्यक है। लास्वेल 1948 के अनुसार संप्रेषण के अध्ययन निम्नलिखित तत्व है। कौन यानी कहता है, क्या क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, कितने प्रभाव से कहता है। जॉन कॉटर के अनुसार सूचना को किसी माध्यम से भेजने व प्राप्तकर्ता का उसकी प्रतिक्रिया देने पर ही संदेश के प्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसको हम इस तरह से ही समझते हैं। यानी यहाँ पर हमारा वक्ता या श्रोता हो गया, यहाँ सोचने की प्रक्रिया अनुभव निर्णय क्षमता हो गया, यहाँ पर अपना माध्यम हो गया, और ये फिर यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया अनुभव निर्णय क्षमता। तो ये आपका हो गया श्रोता या प्राप्तकर्ता। तो ये फिगर आउट किया गया है। अब इस रेखा चित्र को देखकर यह बात समझ में आती है कि जब वक्ता और श्रोता का मानसिक स्तर, सोचने समझने का ढंग, अनुभव करने का तरीका और निर्णय क्षमता, इन सभी में तालमेल होगा और इसके साथ ही संदेश भेजने का माध्यम सही होगा, तब संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। और संप्रेषण की यह प्रक्रिया सफल तब होगी जब श्रोता या प्राप्तकर्ता अपने वक्ता के अनुसार अपेक्षा अनुसार प्रतिक्रिया देगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो तरफा संचार प्रवाह, टू वे फ्लो कम्युनिकेशन को बनाए रखना जरूरी है। संचार की प्रक्रिया में एक तरफा प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गलतफहमी, गलत व्याख्यान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सही व प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यक है कि जो भी संदेश दिया जाए उसकी प्रतिक्रिया उसी समय ग्रहणकर्ता द्वारा प्राप्त हो। कम से कम इतना तो पता चले कि जो संदेश प्रदान किया जा रहा है उसका कुछ प्रभाव ग्रहणकर्ता पर पड़ रहा है या नहीं। इसके बाद ही संदेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। यहाँ लिखे वर्ड का यही एक मतलब निकलता है कि जैसे मान लीजिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप जाकर अगर कमेंट सेक्शन में कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो ये पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप लोगों को प्रतिक्रिया देना चाहिए। प्रतिक्रिया को ही इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। तो ये यही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ में, संचार जीवन को अर्थपूर्ण और जीवंत बनाता है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम पढ़ते हैं या सोचते हैं या तो संचार होता है। जब हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं तब संचार होता है। जब हम अपने विचार, जानकारी, भावनाओं का किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं तब संचार होता है। यही नहीं, जब हम सोते सोते समय सपने देखते हैं तो यह भी संचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि संचार हर समय होता है। तो ये पैराग्राफ का जो नेक्स्ट पूर्णतः निष्कर्ष अगर निकल रहा है तो वहीं लास्ट में लिख ही दिया है कि संचार हम हर समय कर रहे हैं, वो चाहे बोलते हुए कर रहे हैं या अपनी जानकारी जो हमें नॉलेज है और दूसरों को देकर कर रहे हैं एक दूसरे से, ये भी एक संचार है। अब हम देखेंगे संक्षेप में संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व सक्रिय रूप से भाग लेता है। पहला है वक्ता या श्रोता, दूसरा वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, तीसरा है संदेश और चौथा है माध्यम। ये चार यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये नोट्स भी आप बना सकते हैं। अभी 4 ही नहीं है, 10 हैं। अगला है श्रोता या प्राप्तकर्ता, संदेश पाने वाला, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, संदेश का संदर्भ, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य। संप्रेषण प्रक्रिया के इन तत्वों का विवरण इस प्रकार है, यानी कि डिटेल में अब यहाँ से बताया गया है। पहला है वक्ता या श्रोता। किसी भी संदेश का जन्म किसी न किसी स्रोत से ही होता है। यह स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत का
वक्ता तथा लिखित संप्रेषण में इसी स्रोत का लेखक कहते हैं। यह स्रोत या वक्ता अपने विचारों को संप्रेषित करने का कार्य करता है। दूसरा है वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल। वक्ता के अंदर अपने विचारों और भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वाक्य क्षमता अर्थात बोलने की कला कहते हैं। अर्थात वक्ता के अंदर वक्तृत्व क्षमता होनी चाहिए, तभी श्रोता उसके संदेश को समझ पाएगा। तीसरा है संदेश, यानी इसको हम मैसेज कह सकते हैं। तो संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह संदेश या सूचना मौखिक, लिखित, आंगिक या सांकेतिक भी हो सकता है। भाषा में तो शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों आदि के माध्यम से भी संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का एक व्याकरण होता है, जैसे नवीन के नियम को मारा और नियम ने नवीन को मारा। इन दोनों वाक्यों का अर्थ एकदम विपरीत है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उस भाषा का अपना मुहावरा होता है और प्रत्येक भाषा किसी न किसी सांस्कृतिक का हिस्सा भी होती है। अतः यह अति आवश्यक है कि वक्ता को अपनी भाषा के व्याकरण, संस्कृति, मुहावरे आदि को समझना चाहिए, क्योंकि भाषा ही संदेश का आधार है और भाषा के जरिए ही संदेश बनता है। संदेश कई बार अशाब्दिक भी हो सकते हैं, परंतु अर्थ संपूर्ण होता है। मौखिक और आंगिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। ये संदेश का जो है कुछ जानकारी है। अब उदाहरण के लिए, जाओ एक शब्द परंतु बोलने के ढंग का इसका अर्थ बदल जाता है। यह आदेश, अनुमति, क्रोध, स्नेह और हड़बड़ी किसी का बोधक हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वक्ता को अपनी भाषा और वाणी में तालमेल रखने की कला आनी चाहिए, तभी सही ढंग से संदेश संप्रेषित होगा। ये था संदेश की पैराग्राफ, जो छोटा सा नोट्स है। अब हम देखेंगे माध्यम यानी चैनल। चौथा नंबर हमारा है चैनल। माध्यम संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौखिक संप्रेषण में मुख्य ध्वनि माध्यम होता है, लिखित संप्रेषण में लिपि माध्यम होती है, और अब तो विज्ञान का युग है और इस युग में वक्ता के पास माध्यमों की कमी नहीं है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि। ये सारी चीज़ जो है माध्यम है। अगला है पांचवा, प्राप्तिकर्ता। जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है और लिखित संप्रेषण में पाठक प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह संदेश किसको प्राप्त कराना चाहता है। संदेश जिसके लिए है उसी को संप्रेषित करना चाहिए। अगला है छठा नंबर, संदेश। संदेश प्राप्ति को ही अंग्रेज डिकोडिंग कहा जाता है। जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे वक्ता चाहता है, तो यह सर्वोत्तम स्थिति होती है। संदेश प्राप्ति में कभी श्रोता वक्ता बन जाता है और कभी वक्ता श्रोता बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब दो लोग फोन पर बातचीत करते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। और सातवां नंबर है अनुक्रिया प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। आमने सामने के संप्रेषण में ये प्रतिक्रियाएं तुरंत हो जाती है, जैसे विद्यालय के कक्ष में अध्यापक और छात्रों के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। प्रतिक्रिया शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक और सांकेतिक, सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है। आठवां है संदर्भ यानी संदेश। प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ आवश्यक होता है। ये संदर्भ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अकेले हैं और आपको चोट लग गई तो आपके मुंह से अभद्र शब्द भी निकल सकता है। ठीक वैसे ही एक संदेश को मित्र से बात करते समय, पिता से बात करते समय या पड़ोसी से बात करते हुए अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया
जाता है। और 9वां है जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण। वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का प्रभाव इन दोनों की समझ पर पड़ता है। और यह समझ का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल या असफल बनाती है। और 10वां है वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य। वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य अर्थात उनके जीवन में नैतिकता का क्या स्थान है, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता ही हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जब यह नैतिकता वक्ता और श्रोता में एक ही स्तर पर का होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से सफल होती है। जैसे कक्षा में अध्यापक का पूरे लगन के साथ अपनी कर्तव्य भावना में डूबकर किसी पाठ को पढ़ाना और छात्रों का उतनी ही लगन और ध्यान के साथ उस ज्ञान का ग्रहण करना। समग्रतः यह कहना उचित होगा संप्रेषण संपर्क है, संवाद है, जीवन को जीने की एक कला है। संप्रेषण के बिना व्यक्ति के सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक जीवन के लिए संप्रेषण का महत्व निर्विवाद रूप से है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु वक्ता है और श्रोता और प्रतिक्रिया संप्रेषण का विस्तार है। तो यहाँ हमारा जो है इस पाठ का जो चैप्टर एंड हुआ। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में जाकर या फिर यहाँ वीडियो पॉज करके। ये हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं 1 2 3 अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है बुक एंड हुआ पहला चैप्टर। अगले वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आया हो या चैप्टर पढ़ाने में आप लोगों का आनंद आया हो तो लाइक करें। और एसओएल की सारे खबर सारी जानकारी पाने के लिए, हर एक नई जानकारी न्यू अपडेट जानने के लिए एसओएल के बुक से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब करें।